हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है और उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 10 से 11 क्लास कंडक्ट करवा दिया है। जो आज का हमारा क्लासेस रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें मैं कुछ कम्युनिटी रिगार्डिंग, कुछ गोल्डन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं यो या डेज डेज होते हैं, या जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, माइक्रो जो भी वायरस वाले पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया वाले पॉजिटिव एजेंट है, उनका सारा ही डिटेल में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और कुछ जो भी वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइएगा, वीडियो के नीचे जाइएगा, रेड बटन को क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज का क्लासेस रहने वाला है 11th नंबर का। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गवाए हुए कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से रीड आउट करना है। हर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे गोल्डन पॉइंट्स रहने वाला है, जो कि सीधे ही आपको एनएचएम मध्य प्रदेश के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज का सबसे जो फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। ठीक है, बात करें 9 जनवरी का, तो 9 जनवरी को एज ए कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यदि भाई बात करें हम 30 जनवरी का स्टूडेंट्स, तो एंटी लेप्रेसी डे के रूप में 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर सर्वेलेंस डे 2 फरवरी को रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बात करें हम 12 फरवरी का, तो 12 फरवरी को क्या हुआ था, 12 फरवरी को सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है, डेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वही बात करें हम यदि सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च, तो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च नो स्मोकिंग डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बात करें हम 6 से लेके तो 12 मार्च को क्या किया जाता है, तो 6 से लेके 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अच्छे से रीड आउट करना है क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं इसमें से। 8 मार्च को क्या किया जाता है, तो 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 9 मार्च को आंगनबाड़ी वर्कर डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें हम यदि 15 मार्च को स्टूडेंट्स, तो 15 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 16 मार्च को क्या किया जाता है, तो 16 मार्च को वर्ल्ड मीसल्स डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें हम 22 मार्च को, तो वर्ल्ड 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को वाटर डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जितने भी मैं यहाँ डेज आपको पढ़ा रहा हूँ उतने ही डेज का आपको क्या करना है, आपको इसका करंट ईयर का थीम क्या था और प्रीवियसली ईयर का थीम क्या था, वो अच्छे से टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। यदि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बात नहीं कर रहे कि आप एनएचएम देने जा रहे हो या सीएचओ देने जा रहे हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हो, तो आपके लिए डेज का इंपॉर्टेंट थीम वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम 7 अप्रैल का, तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 11 अप्रैल का बात किया जाए तो 11 अप्रैल को नेशनल सेव मदरहुड डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अप्रैल का बात किया जाता है तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को क्या किया जाता है, तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि 12 मई को हम क्या करते हैं, तो 12 मई को आप सभी को पता है नर्सेज डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। सभी को पता होगा ये, यदि इसको नहीं पता है तो उसको नर्सिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 मई को क्या किया जाता है, तो 1 मई को नो टोबैको डेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या किया जाता है, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हम 8 जून को, तो 8 जून को क्या किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। और बात करें हम यदि 14 जून का, तो 14 जून को क्या किया जाता है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है ना। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। आपको योगा डे का थीम अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 20 जून को क्या किया जाता है, 20 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ड्रग अब्यूज़ एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे
एज अ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें हम 11 जुलाई का, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 11 जुलाई का बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बात करें हम 28 जुलाई को, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। ये आने वाले कुछ पेपर जो प्रीवियसली एनएचएम के पेपर हुए थे उसमें आपको देखने को मिला हुआ था। 1 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वही बात करें यदि 1 अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को वही भी बेस्ट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। 26 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 28 सितंबर को क्या किया जाता है, तो वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अक्टूबर का बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। 1 अक्टूबर को क्या किया जाता है, तो 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री वो ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बात करें 9 अक्टूबर का, तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लाइड डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 अक्टूबर का बात करें तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बात किया जाए यदि 10 नवंबर को, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। और बात करें 1 दिसंबर को, तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स डे का क्या थीम था, ये सारी चीज़ें आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, ठीक है। 3 दिसंबर को क्या किया जाता है, तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल पर्सन के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर का बात करें तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल का बात करें तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से लेकर तो 7, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ द मई एंटी मलेरिया वीक एज अ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट से लेके तो 30 जून तक तो एंटी मलेरिया मंथ पूरा ही कंप्लीट मलेरिया के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 से लेके तो 8 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त टू 7 अगस्त जैसा बढ़ता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे यूरोप में मनाया जाता है, ठीक है। 15 से लेकर 21 नवंबर को न्यूबॉर्न केयर डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, एज अ डे न्यूबॉर्न केयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो डेज़ के हमारे डे बनते हैं, जो डेज़ के रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यू बना के पूछा जाता है, तो वो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि एमसीक्यू भले ही आपसे नहीं करवा रहे हैं, बट आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। क्योंकि वन लाइनर सीधे ही, या चाहे अब मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रिपेयर करके भी देता, तो भी आपको क्या है कि चीज़ें पढ़ना यही थी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वन लाइनर में दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा पढ़ाई करने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डे जितने भी डेज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको डेज़ के रिगार्डिंग ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इनका जो भी थीम होता है और जो भी डेज़ होता है, आपको अच्छे से टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। एक बार में हो सकता है याद ना होगा, बट बार बार आप रिविज़न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको हर एक एग्जाम पॉइंट में देखने को मिलते हैं, जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी में रहने वाले। मलेरिया में कौन सा ड्रग हम देते हैं, ये चीज़ें पूछा गया है। तो मलेरिया में कौन सा ड्रग देते हैं, तो क्लोरोक्विनिनोन हम मलेरिया में देते हैं, ठीक है। इसके भी इसके लिए यूरेक्स सॉरी यूरेक्स देखने को मिलता है। प्रोटामाइमेटियन देखने को मिलता है जो 5% देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में एसाइक्लोविर देखते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करें हम ट्यूबरकुलोसिस में, तो एजवन RZ-8ZES जो ड्रग होता है वो यूज़ किया जाता है। न्यूमोनिया में कोट्राइमेक्साजोल यूज़ किया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस है ये सारा। हेलमिंथिन में मेटरनिडाजोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोलेरा के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग होता है जो कि यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये सीधे ही आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस याद होना चाहिए। इसमें थोड़े कम ड्रग ऑफ चॉइस है, बाकी अदर जो डिसीज़ कंडीशन है उसमें भी आपको ड्रग ऑफ चॉइस और भी जो एडिशनल है आपको एडिशनल भी पढ़ना है। और ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग डिसीज़ कंडीशन का भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस आती हैं आपको और पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। क्योंकि
क्या होता है कि अभी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात किया जाता है, तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनका जो फ़ेवरेट टॉपिक बना जा रहा है वो कम्युनिटी के रिगार्डिंग ज़्यादा फ़ेवरेट टॉपिक बना जा रहा है। जितना भी पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो आप प्रीवियसली, तो कम्युनिटी के रिगार्डिंग उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपको वन लाइनर पूछ लेंगे, चाहे आपको लैंग्वेज बना के पूछ लेंगे, तो आई होप आपको कम्युनिटी अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है? तो उसी को देखते हुए इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि टिटनेस जो बीमारी है, जो डिसीज़ कंडीशन है, वो किसके द्वारा कोज़ होती है? जो टिटनेस है वो आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई एक पॉजिटिव एजेंट होता है, उसके द्वारा ये बीमारी कोज़ होती है, ठीक है? मेनिंजियोग्लोकोमा मेनिंजियोग्लोकोमा किसमें देखने को मिलता है? तो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से ये डिसीज़ कंडीशन कोज़ होती है, ठीक है? बात करें हम रेबीज़ का, तो रेबीज़ होता है कि जो एक रेब्डोवायरस की वजह से होता है, ठीक है? किसकी वजह से होता है? तो डॉग के काटने की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है? इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि रेबीज़ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ ली जाती है। आपको क्या करना है? जैसे आपको रेबीज़ वगैरह या कुत्ता काट लिया जाता है, तो आपको क्या करना है? उसको अच्छे से आपको ट्रिक्टनिंग बॉटल में आपका जो साबुन वगैरह होता है उससे आपको अच्छे से फ्लैश करना है, और कम से कम विथिन 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसको टेप वाटर में अच्छे से धो लेना है, ताकि जहाँ पे भी जो भी पॉजिटिव एजेंट है, जैसे किसी डॉग वगैरह ने काटा है, तो वहाँ का जो कि उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, वो उससे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। साबुन वगैरह अच्छे से यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा खतरा फिर नहीं रहता है, ठीक है? और इसका बच्चों को वैक्सीन भी लगाया जाता है। तो इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको एक अलग से क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसके लिए डोंट वरी, ठीक है? पोलियोमाइलाइटिस होता है जो कोई लेजियो डिसेबिलिटी क्या बचा लेजियो डिसेबिलिटेंट्स के टाइप 1 SR1 की तरफ से देखने को मिलता है, ठीक है? डेंगू फीवर होता है अरबो वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है? बात करते हैं हम किसके मलेरिया। मलेरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से देखने को मिलता है। इसमें 4 स्पीशीज देखने को मिलती है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवल। जो सबसे फेटल कंडीशन होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे खराब दुर्दशा कर देता है एक मरीज का, तो वो किसकी वजह से देखने को प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है फेटल कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही सीवियर हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है? बात करते हैं हम फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस की वजह से फाइलेरियासिस आपकी कंडीशन कोज हो जाती है, ठीक है? लेप्रेसी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की वजह से देखने को मिलता है। कभी कभी इसको हैंसन डिसीज़ भी हम बोलते हैं, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना है। हैंसन डिसीज़ ऑल्सो नोन एज करके एक क्वेश्चन हमेशा ही यूनिवर्सल क्वेश्चन बना हुआ है, वो आता है। मीजल्स किसकी वजह से होता है? तो मीजल जो होता है पैरामिक्सो वायरस की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसका पॉजिटिव एजेंट मीजल्स पैरामिक्सो वायरस रहने वाला है, ठीक है? बात करते हैं हम और किस किस का, तो जनरल मीजल्स की बात करें तो जनरल मीजल्स रूबियोला जिसको बोला जाता है उसको टोगा वायरस बोला जाता है, ठीक है? किसकी वजह से होता है? वो टोगा वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट को हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस से होता है, और स्टूडेंट जर्मन मीजल्स होता है जो टोका वायरस से देखने को मिलता है। मीजल्स आपका पैरामिक्सो से, और जो जर्मन मीजल्स होता है वो टोका वायरस से देखने को मिलता है। यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन मिलता ही है, ठीक है? बात करें हम यदि चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है जो कि वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से आपको देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? चिकन पॉक्स होता है कि जो कि वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? किसकी वजह से क्लिनिकल साइन और सिम्टम की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इसमें प्लियोमॉर्फिज्म कंडीशन देखने को मिलती है आपको। इस टाइप का यहाँ पे फ्यू ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ड्यू डाइक। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग। आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है चिकन पॉक्स विथ स्मॉल पॉक्स, ठीक है? हर्पेक जोस्टर वायरस की वजह से स्कारलेट फीवर ग्रुप है हीमोलाइटिक स्टेटोकोकस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है? स्केबीज स्क्रेप्टोइटिस स्केबिलिस की वजह से देखने को मिलता है। और बुफोनिक प्लेग किसकी वजह से देखने को मिलता है? येसेनिया पेस्टिस की वजह से देखने को मिल रहा है। डिप्थीरिया किसकी वजह से देखते डिप्थीरिया क्लेब्स लोफर्स की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है? पर्टूटिस किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो बॉडीटेला पर्टूटिस की वजह से देखने को मिलता है। टाइफाइड साल्मोना टाइफी की वजह से पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस का बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये कोज होता है। कोलेरा का बात करें तो विब्रियो कोलेरा की वजह से ये डिसीज कंजेशन कोलेरा हो जाता है, ठीक है?
बात करें एम्ब्रियोसिस की वजह से एंटोमोबा हिस्टोलिटिका की वजह से देखने को मिलता है, लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोरिया स्कायरोशीट्स की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो कि पॉजिटिव एजेंट डायरेक्ट आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। गोनोरिया किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो गोनोरिया का यदि बात की जाए तो गोनोरिया एन गोनोराई नेजेरिया गोनोराई की वजह से आपको पॉजिटिव एजेंट होता है कि जिसकी वजह से गोनोरिया डिसीज कंडीशन हो जाती है। सिप्लिस किसकी वजह से होता है, ट्रोटेपिनोला पेलिडम की वजह से सिप्लिस देखने को मिलता है। क्लाइमेडिया ट्रेकोमिडास की वजह से देखने को मिलता है, और बेजानरिस की वजह से भी देखने को मिलता है। जेनाइटल हर्पिक्स हर्पिक सिम्पलेक्स वायरस 2 की वजह से देखने को मिलता है। कूपिंग वूपिंग कप जिसको पर्टिटिस बोला जाता है, अदर नेम पर्टिटिस होता है, वो डिटेला पर्टिटिस बोला जाता है, इसको 100 डे कप भी बोला जाता है, ठीक है। प्लेग और द महामारी गेट किसकी येसेनिया पेस्टिस की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी मैंने बताया है आपको अच्छे से सॉरी अच्छे से पढ़ के जाना है। सीधे ही एग्जाम में पॉजिटिव एजेंट पूछ लिए जाएंगे। विच वन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया, विच वन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डेंगू फीवर, विच वन इज द पॉजिटिव एजेंट द स्कारलेट फीवर। तो आपको यदि पढ़ के जाओगे तो आप क्वेश्चन कोई सा भी आता है बना दोगे, ठीक है, बिना पढ़े नहीं बना सकते, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है। बात करें हम फादर ऑफ द मेडिसिन, फर्स्ट ट्रू एपिडर्मोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है, तो उसको किसे बोला जाता है, तो फर्स्ट ट्रू एपिडर्मियोलॉजिस्ट हिपोक्रेट्स है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला होता है और ध्यान देने वाला होता है, ठीक है। ट्रू पूछा है, ठीक है, एपिडर्मोलॉजिस्ट पूछा है और फर्स्ट पूछा है, ठीक है। तो उसको हिपोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, हिपोक्रेट्स बोलेंगे, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट का, फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। और फर्स्ट एपिडर्मोलॉजिस्ट यदि पूछा जाता है, एपिडर्मोलॉजिस्ट पूछा जाता है तो स्नो को, डॉक्टर स्नो को बोला जाता है, ठीक है, जॉन स्नो, ठीक है। जहाँ पे जॉन्स नहीं है, जॉन स्नो को बोला जाता है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कम्प्लीटली, तो वो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको रसिया बोला जाता है, ठीक है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड द मेंटल हेल्थ, ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। और इसके रिगार्डिंग यदि बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो किस में देखने को मिलता है, जिनेवा में देखने को मिलता है। 1948 में इसका स्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था, ठीक है। किस में देखने को मिला था, स्टूडेंट्स, तो 1948 में इसका स्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी हेडक्वार्टर्स की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यदि इंडिया का बात करें तो इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। डब्ल्यूएच के रिगार्डिंग न्यू दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। एचडीआई क्या होता है, एचडीआई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। कंप्राइज नॉलेज लिटरेसी एंड द मेन ईयर स्कूलिंग इनकम एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ मोर्टालिटी इंडिकेटर, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है। बात करें हम इपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड किसे बोला जाता है, एजेंट होस्ट एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या होता है, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंट होस्ट थ्री ट्राइड मतलब होता है तीन, ठीक है। एपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड किस किस में आता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि बिजू दीज आर द ट्राइड ऑफ द एपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड्स एक्सेप्ट करके पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि तीन प्रेजेंट होंगे, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा, बट एक जो ऑप्शन होगा वो एक ऑप्शन अलग देखने को मिलेगा। तो हमको ऐसी टाइप के जो क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो छाटना होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 101% आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द एरेडिकेशन होता है, ठीक है। किसी भी डिसीज कंडी का एग्जाम निकालने के लिए उसको इरेडिकेशन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालना मतलब इरेडिकेशन कहा जाता है, ठीक है। बात करें ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द CHD प्रिवेंशन इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन रहने वाला है। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल मतलब क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर बोल सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहा जाता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन करते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन लाइफ डेट की कह सकते हैं कि
बिफोर रिस्क फैक्टर, ठीक है, किसको लिए, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना है किसी डिसीज कंडीशन को होने से, तो वो चीज़ें आती है, ठीक है। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज, यदि डिजीज एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, इसके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो इसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन बोला जाता है। मतलब डिसीज कंडीशन नहीं होने से पहले जो हम रोकथाम लेते हैं, जैसे हमें रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना है, वो अपने प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाता है। इम्यूनाइजेशन हुआ हमारा, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता, ठीक है। और हेलमेट लगाना हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, बाई एक्सीडेंट, क्योंकि वो एक्सीडेंट से बचाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है कि आपको हेल्थ एजुकेशन और मास हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि हमको ये नहीं करना है, हेल्थ मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और इस टाइप का फूड वगैरह नहीं खाना है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में देखने को मिलती है, ठीक है। बात करें हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर, तो जो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किस में देखने को मिलता है। डिसीज़ कंडीशन हो जाती है, फिर उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे डिसीज़ कंडीशन हो गई, सबसे पहले क्या करता है कि फर्स्ट जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम डिसीज़ कंडीशन की रोकथाम के लिए करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड में क्या होता है कि डिसीज़ हो गई है, ठीक है। अब डिसीज़ यदि हमें हो जाती है तो हम डायग्नोसिस करवाते हैं। जितने भी स्क्रीनिंग टाइप के जो आते हैं यहाँ पे टेस्ट आते हैं, वो सारे डायग्नोस्टिक कंडीशन में आते हैं, और उसका फर्दर जो ट्रीटमेंट होता है हम वो यूज़ में किया जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो भी कभी कभी एग्जाम्पल बना के पूछ लिया जाता है। और बात करें हम टर्सरी प्रिवेंशन का, टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है रिकवरी, ठीक है। बैक टू नॉर्मल, रिहेबिलिटेशन बोल सकते हैं, रिकवरी बोल सकते हैं, बैक टू नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्ली प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश में देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लेट्स का कि और क्या क्या है, प्रेवलेंस क्या होता है, प्रेवलेंस इज अ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। प्रेवलेंस क्या होता है, प्रेवलेंस इज अ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। प्रेवलेंस के रिगार्डिंग क्या होता है, देखो प्रेवलेंस होता है कि प्रोपोर्शन होता है, मतलब टोटल न्यू और प्लस ओल्ड केसेस होता है। प्रेवलेंस में क्या आता है, न्यू और प्लस ओल्ड केसेस में देखने को मिलता है। ये प्रोपोर्शन क्या होता है कि नंबर होता है, ठीक है। कितने नंबर में केसेस आए, कितना नहीं आया है, तो ये टोटल नए केस कितने आ रहे हैं, वो नए और पुराने केस को मिला के प्रेवलेंस बोला जाता है। और यही बात करें यदि हम इंसिडेंस, तो इंसिडेंस का मतलब होता है कि आज की डेट में न्यू केसेस कितने आए हैं, उसको हम इंसिडेंस कहा जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द डेट, टोटल नंबर ऑफ द केसेस इज, तो टोटल नंबर ऑफ डेट एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको फर्टिलिटी बोला जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कंडीशन जैसे इसको बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ द डेट, टोटल नंबर ऑफ द केस, केस फर्टिलिटी रेट इसे बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ द डेट, टोटल नंबर ऑफ द केस, जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से कितना का डेट हुआ है, उसको थ्रेड क्या बोला जाता है, और उसको फर्टिलिटी रेट बोला जाता है, केस फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। ऑब्जर्व डेट, एक्सपेक्टेड डेट इज 100, तो स्टरलाइजेशन मोर्टेलिटी रेशियोज को बोला जाता है, SMR जिसको बोला जाता है। प्रेवलेंस ड्यूरेशन इज, प्रेवलेंस ड्यूरेशन इज इंसिडेंस बोला जाता है, ठीक है। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज द, तो हैंसन डिसीज, जैसे मैंने बताया कि हैंसन डिसीज हो जाता है लेप्रोसी में, क्या हो जाता है, लेप्रोसी में आपको हैंसन डिसीज की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। बेट मार्कर फॉर द HIV प्रोग्नोसिस इज CD और CD8 सेल का रेशियो देखते हैं, ठीक है। यदि हमें बेड मार्कर देखना है HIV का, ठीक है, किसका देखना है स्टूडेंट्स, तो HIV का देखना है, तो सबसे जो बेस्ट होता है CD4 सेल और CD8 सेल का हम यहाँ पे काउंट करेंगे, कितना 200 से कम देखने को मिलता है CD4 सेल का काउंट, तो हम उसको इसी कंसिडर इसकी कंडीशन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का, गोल्डन पॉइंट का, क्यू फीवर इज कोज्ड बाय द कोक्सीजेला बोर्निटी, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसका कितना होता है, क्यू फीवर होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्यू फीवर क्या होता था, कोक्सीजेला बोर्निटी की वजह से होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स में देखने को मिलता है। मतलब बोल सकते हो आप कि बिफोर 14 डेज, 14 से 14 से, मतलब बोल सकते हो कि 12 से 21 दिन में देखने को मिलता है, ठीक है। 12 से 21 दिन में देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या क्या देख बात करें हम और किस किस डिसीज़ का, तो बात करें हम इंक्यूबेशन पीरियड इसका अलग देखने को मिलता है, ये डिसीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें हम नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट का, बोथ एक्सपोजर एंड द आउटकम हैव द इक्योर बिफोर स्टडी स्टार्ट ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी, बोथ एक्सपोजर एंड द आउटकम, एक्सपोजर कितना है, ठीक है, एक्सपोजर कितना है, आउटकम कितना आ रहा है, उसका बिफोर स्टडी पता लगाने के लिए केस कंट्रोल स्टडी के रूप में उसका कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको केस कंट्रोल स्टडी बोला जाता है, जिसमें बोथ एक्सपोजर एंड द आउटकम हैव ओकर्ड बिफोर स्टडी स्टार्ट।
स्टडी स्टार्ट नहीं होने से पहले ही हम क्या करते हैं, आउटपुट और उसका क्या एक्सपोजर है उसका पता लगा लेते हैं। मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग ड्यू टू स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिलता है। कोड स्टडी इज द फॉरवर्डेड लुकिंग होता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है, ठीक है। कोड स्टडी जो होता है वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव होता है मतलब फ्यूचर रिगार्डिंग होता है। जब भी आपने एकेडमिक में भी जब अपन एग्ज़ाम एडमिशन के लिए जाते हैं तो हम प्रोस्पेक्टिव फॉर्म फिलअप करते हैं, मतलब हमारा जो भी बीएससी नर्सिंग जेएनएम या एमएससी करते हैं तो उसका फ्यूचर उसमें कुछ जो एडिशनल होता है वो उसी में बता दिया जाता है कि आपको फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या क्या लगेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा। तो यही है कोड स्टडी भी रिगार्डिंग यही है, इसी से रिगार्ड करता है कि आपका जो कोड स्टडी होता है वो आपके फॉरवर्डिंग लुकिंग होता है, प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। केसेस के रिगार्डिंग का बात करें, कम्युनिटी के रिगार्डिंग का यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, ठीक है। बात करें हम किसका, मैचिंग रिमूव कन्फर्म कंपाउंडिंग इंश्योर कंपेबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम रिलेटिव रिस्क की, द इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। फ्रेमिंग हेड स्टडी इज अ कोड स्टडी होता है, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, ठीक है। ये किसने कोड स्टडी है। हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्राइड इज द रेंडमाइजेशन, ठीक है। हार्ट ऑफ आ कंट्रोल ट्राइड इज द रेंडमाइजेशन, ठीक है। occurrence ऑफ द डिजीज क्लियरली इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, इसे किसे बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है। occurrence ऑफ द डिसीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम एपिडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक एपिडेमिक सुन के रखा होगा आपने, पैंडेमिक सुन के रखा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। occurrence हो जाती है, डिसीज कंडीशन हो जाती है पर्टिकुलर, इसमें एपिडेमिक हो जाता है, ठीक है। जो कि ये डिजीज़ कंडीशन होती है वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें देखने को मिलती है जैसे इस राज्य में हो रहा है, इस राज्य में नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। डिसीज़ इंपॉर्टेंट इन द कंट्री वेयर डज नॉट ओकर, तो उसको बोला जाता है एक्जोटिक बोला जाता है। डिसीज़ इंपॉर्टेंट इन द कंट्री वेयर इट डज नॉट ओकर, डिसीज़ इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री से आता है तो बाहर से आता है तो उसको एक्जोटिक बोला जाता है। फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस इट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसे, तो फर्स्ट केस जो होता है किस में देखने को मिलता है, उसे इंडेक्स केस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, यदि किसी डॉक्टर के पास जो फर्स्ट केस आ रहा है और इन्वेस्टिगेटर ने उसको नोट डाउन कर लिया तो वो फर्स्ट केस देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलवेज प्राइमरी केस हमेशा फर्स्ट केस नहीं होता है, ध्यान रखना। प्राइमरी केस हो सकता है बट फर्स्ट केस जो रजिस्टर्ड होता है आपके ओन रिकॉर्ड में उसको ही हम क्या बोला जाता है, उसको ही हम इंडेक्स केस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको हम इंडेक्स केस बोला जाता है। मलेरिया पैरासाइट्स इज मॉस्किटो इज द साइक्लो प्रोगेटिव ट्रांसमिशन की देखने को मिलता है। गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस इज द सीरियल इंटरवल, ठीक है। जो भी प्राइमरी केस होता है आपका और सेकेंडरी केस होता है उसके टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, उसको सीरियल इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। अब बात करें हम यदि प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस क्या होता है, तो यदि प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस का बात किया जाता है तो जो प्राइमरी केस होता है वो हमेशा किसको कोस करता है, सेकेंडरी केस को कोस करता है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट्स है या कोई छोटा बच्चा है वो कम्युनिटी में खेल रहा है, गंदे पानी में खेल रहा है जिसकी वजह से उसको क्या हो रखा है, यदि मान के चले उसको चिकनगुनिया वगैरह कुछ भी डिसीज़ ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही है, वो अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी में खेलता है। अब खेलता हुआ अपने नियरेस्ट जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ खेलेगा, तो जब भी वहाँ पे राजू होगा, कोई भी होगा, गोलू होगा, मान लो कि गोलू को डिसीज़ फर्स्ट में कंडीशन हो रही है तो गोलू इज़ अ प्राइमरी केस हो जाएगा। और बात करें हम राजू का, तो यदि गोलू और राजू साथ खेल रहे हैं तो बात करें हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो राजू हमारा सेकेंडरी केस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और जो प्राइमरी केस होता है जैसे राजू को क्या बोलते हैं, जैसे गोलू को आज डिसीज कंडीशन हुआ और राजू को 5 दिन बाद कंडीशन हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, उसको हम सीरियल इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। भले ही ये बात कर लेते हैं कि राजू को सॉरी क्या बोलते हैं, भले ही बात कर लिया जाता है कि गोलू को सबसे पहले डिसीज कंडीशन हुई है, बट गोलू हमेशा ये नहीं हो सकता है कि वो इंडेक्स केस हो सकता है। हो सकता है कि जो राजू है वो पढ़ा लिखा है, वो जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है, तो वो क्या इसमें आ जाएगा, वो इंडेक्स केस में आ जाएगा। यदि फर्स्ट पहली बार चला गया अपने डॉक्टर के पास रजिस्टर हो गया तो वो प्राइमरी केस में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी केस होगा, पर वो किस में आएगा, वो इंडेक्स केस में आ सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का टाइम ऑफ पीरियड का क्या बोलता है, सीरियल इंटरवल बोला जाता है। और ये ध्यान रखना है कभी भी प्राइमरी केस हमारा इंडेक्स केस नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बता रहा हूँ, आपको ध्यान देने वाली है, सीधे ही एग्ज़ाम में सीधे ही पूछी जाती है।
तो आई होप आपको यहाँ पे क्लास समझ में आई होगी। जो आज का हमारा क्लास है वो यहीं तक ख़त्म होता है, जो कि आज का हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज, पॉजिटिव एजेंट और कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पे डील करवाए। कल इसी की कंटिन्यूएशन में ये हमारा क्लास रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, जो कि सीधे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो पोर्शन है वो मैं आपको पूरा ही कंप्लीट करवा दूँगा। आने वाली कुछ 1-2 क्लासेस में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कम्युनिटी के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं होगा। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा हो या टीच करने का तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक एनएचएम पेपर नहीं होगा, जब तक आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपका अपना चैनल है, आपको कैसे क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहेगा। आपको अपने चैनल पे आपको कम्युनिटी पोस्ट में एमसीक्यू सेशन भी देखने को मिल जाते हैं। डेली 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। और बात करें यदि कि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड या नर्सिंग वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी नया होता है, वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल और जो भी उनका व्हाट्सअप चैनल है उनके द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो मतलब कंप्लीट आपको नॉलेज देखने को मिल जाएगा, एक ही चैनल पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि ऐसा है कि जितने भी बच्चों को आप शेयर करोगे, हो सकता है आपकी वजह से किसी का सिलेक्शन हो रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, थैंकफुल रहेगा, हमेशा ही थैंकफुल रहेगा कि इसकी वजह से मेरा हमेशा क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमें नॉलेज स्प्रेड करने से नॉलेज हमारा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जितना नॉलेज स्प्रेड करेंगे आपका नॉलेज उतना ही क्या होगा और इंक्रीज होता जाएगा। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो अच्छे से आपको स्टडी करना है, डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू स्टडी नहीं करना है, बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करना है। आने वाला जो देखो, एक चीज़ और बता दो कि जो एग्ज़ाम है आपका आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलता है, जनवरी भी हो सकता है या फरवरी भी हो सकता है, ठीक है। कुछ सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं एनएचएम में, आपको पता ही होगा कि हड़ताल वगैरह चल रही है, तो उसकी वजह से आपका जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम का जो डिले हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, स्टडी अच्छे से करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू एनर्जी के साथ। जब तक आप बने रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ स्टडी करिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में रहिएगा, मस्त स्टडी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही मेरे पास यदि एक और अनाउंसमेंट है, जैसे ही एमपी एनएचएम मध्य प्रदेश का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट को अभी अब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, तो वो हमें मैसेज कर सकता है, कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज करना है, तो हम उसको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, ठीक है। और आने वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको सबको ही शेयर कर दी जाएंगे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आज अच्छे से स्टडी करिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।